welcome, namaste, dear engineers. Welcome back to the channel. Here we are starting an ISRO PYQ series क्योंकि इसरो का एग्ज़ाम तो नहीं है, इट्स जस्ट 1 मंथ अवे. सो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़ जिसमें हम पिछले जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स पता करेंगे, का एक्सप्लेनेशन जानेंगे और ये देखेंगे कि इसरो एग्जैक्टली क्वेश्चंस देता किस टाइप के हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो जहाँ पर हम हर एक क्वेश्चंस को डीप में जाके देखने वाले हैं. अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी पीएसयू की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए गोल्ड माइन है. तो पेन उठाओ, नोट्स बनाओ और वीडियो के एंड तक अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलना. हाँ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ये वीडियो आपके साथ साथ और भी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके. चलो शुरू करते हैं डे 1 का पहला धमाका. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज which of the following is responsible for logical addressing and routing in the TCP/IP model? TCP/IP मॉडल में लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का काम कौन सी लेयर करती है? तो करेक्ट आंसर विल बी नेटवर्क लेयर. वाई? नेटवर्क लेयर का मेन रोल होता है डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक राउट करना, चाहे वो किसी भी नेटवर्क के अक्रॉस हो. ये लेयर आईपी एड्रेसेस असाइन करती है और राउटर्स इसी लेयर के लॉजिक के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि पैकेट कहाँ भेजना है. ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को रिलायबल बनाता है इन टीसीपी आईपी और यूडीपी. डेटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेसिंग हैंडल करती है इन मैक. और एप्लीकेशन लेयर यूज़र लेवल प्रोटोकॉल के लिए होती है. तो अगर क्वेश्चन में लॉजिकल एड्रेसिंग या राउटिंग लिखा है तो नेटवर्क लेयर ही राइट आंसर होगा. Now, coming to question number 2. In a sliding window protocol with a window size of 3, if frame 0, 1 and 2 are sent and the receiver send and acknowledge 1, what is the next frame the sender can transmit? अगर विंडो साइज 3 है और फ्रेम्स 0, 1, 2 भेजे गए हैं और रिसीवर एक्नॉलेज 1 भेजता है तो सेंडर नेक्स्ट कौन सा फ्रेम भेज सकता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रेम नंबर 3. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में सेंडर एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स विंडो साइज तक सेंड कर सकता है बिना एक्नॉलेज का वेट किए. यहाँ विंडो साइज 3 है तो सेंडर ने फ्रेम 1, 0, 1 और 2 भेज दिए. जब रिसीवर एक्नॉलेज 1 भेजता है इसका मतलब है फ्रेम 0 सक्सेसफुली रिसीव हो गया है. तो अब सेंडर का विंडो स्लाइड करेगा और वो फ्रेम 3 को भेज सकता है. ये प्रोटोकॉल रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, स्पेशली टीसीपी में. बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए विजुअलाइज करो एक मूविंग विंडो जो एक्नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ती है. आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी यूटीपी स्टैंड्स फॉर. यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नाउ we talk about the full form of UTP, it's Unshielded Twisted Pair. UTP एक कॉमन नेटवर्किंग केबल होता है जो मोस्टली लैन सेटअप्स में यूज होता है, जैसे RJ45 कनेक्टर के साथ. ट्विस्टेड पेयर का मतलब है कि केबल के अंदर वायर्स एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट किए गए होते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो. अनशील्डेड का मतलब है कि केबल के अंदर कोई एक्स्ट्रा शील्डिंग नहीं है. ये इसे लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं. ये केबल इथरनेट, टेलीफोन लाइन और बेसिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए वाइडली यूज होते हैं. नाउ आई होप सो कि आपको यूटीपी की टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी. लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन इन आईपी पैकेट headers while in transit across a traffic routing device is called. जब आईपी पैकेट हेडर में एड्रेस मॉडिफाई होता है ड्यूरिंग ट्रांजिट तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT.
एनएटी एक टेक्निक है जिसमें राउटर या फायरवॉल आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करता है ताकि इंटरनल प्राइवेट आईपीएस को पब्लिक आईपीएस के थ्रू इंटरनेट में कम्युनिकेशन करवाया जा सके। ये प्रोसेस सिक्योर कम्युनिकेशन इनेबल करता है और आईपी एड्रेस एग्जीक्यूशन को भी हैंडल करता है। पैट या नेट का एक वेरिएंट है जो पोर्ट नंबर्स का बेसिक पे मैपिंग करता है, लेकिन जब जनरल आईपी एड्रेस मॉडिफिकेशन की बात हो, नेट ही सही टर्म है। Now, let's moving toward our next question, that is, what is the time complexity of quick-shot algorithm in the worst case scenario? वर्स्ट केस सिनेरियो में क्विक शॉट की एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज बिग O ऑफ एन स्क्वायर। हियर्स द टाइपिंग एरर दैट इज नॉट n2, दैट इज n स्क्वायर। क्विक शॉट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है जो पाइवट के अराउंड अरे को पार्टीशन करता है। जब पाइवट सिलेक्शन पुअर हो, जैसे हर बार स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट चूज हो, तब पार्टीशन हाईली अनबैलेंस्ड हो जाता है। इस केस में रिकर्शन डेप्थ बढ़ जाती है। हर लेवल पे ऑलमोस्ट फुल अरे प्रोसेस होता है। रिजल्ट देता है बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स। बेस्ट और एवरेज केस में क्विक शॉट फास्ट होता है, जो कि बिग O ऑफ एन लॉग एन होता है, लेकिन वर्स्ट केस में परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। Now, let's moving toward our next question, which is in place of sorting algorithm needs the minimum number of swaps. That means कौन सी इन प्लेस शॉर्टे एल्गोरिथम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स करती है? द करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन शॉर्ट, बिकॉज सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक सिंपल है। हर पास में मिनिमम एलिमेंट ढूंढो और उसे करेक्ट पोजीशन पे स्वैप करो। इसमें सिर्फ तभी स्वैप होता है जब एक्चुअल प्लेसमेंट की ज़रूरत हो, मतलब अननेसेसरी स्वैप अवॉइड होता है। इंसर्शन शॉट और क्विक शॉट में मल्टीपल शिफ्ट या स्वैप हो सकते हैं जो कि डिपेंड होते हैं इनपुट पे। हिप शॉट में भी हिपी ऑपरेशंस के ड्यूरेशन में मल्टीपल स्वैप्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मिनिमम स्वैप्स का है, तो द करेक्ट आंसर विल बी सिलेक्शन शॉट। Now, let's come to our next question, which is a complete binary tree with n non-leaf nodes contain. मतलब अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में n नॉन लीफ नोड्स है, तो टोटल नोड्स कितने होंगे? सो द करेक्ट आंसर विल बी 2n प्लस 1 नोड्स होंगे, बिकॉज कंप्लीट बाइनरी ट्री में हर नॉन लीफ नोड के पास एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होते हैं, एक्सपेक्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। अगर नॉन लीफ नोड n है, तो उनके 2n चिल्ड्रन होंगे, और जब आप रूट और लीफ नोड को काउंट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ नोड बन जाते हैं 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ट्री कंप्लीट हो, मतलब हर लेवल फुल्ली फिल्ड हो एक्सेप्ट लास्ट, जो लेफ्ट से फिल होता है। Let's come to next question, which is which CPU scheduling algorithm may suffer from starvation? कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन के रिस्क कैरी करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, बिकॉज स्टारवेशन तब होता है जब एक प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट करता रहे एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस बार बार उसे प्रिम्प्ट कर लेते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में अगर लो लेवल प्रोसेस कंटिन्यूसली इग्नोर होते रहे, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, रिजल्टिंग इन स्टारवेशन। अगर हम बात करें एफ में, स्टारवेशन नहीं होता है क्योंकि ऑर्डर फिक्स्ड होता है। राउंड रॉबिन में टाइम स्लाइस सबको मिलता है, और एस में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के बेसिस पे शेड्यूलिंग होती है, लेकिन वो भी स्टारवेशन कॉज कर सकता है अगर शॉर्ट जॉब कंटिन्यूसली आ रहे हो तो। फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग।
Let's move toward our next question, which is which replacement algorithm suffers from Pledy anomaly? So, the कौन सी पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस है जो कि ब्लेडी एनोमली से सफ़र करती है? सो द करेक्ट आंसर विल बी फीफो। ब्लेडी एनोमली एक रेयर केस है जहां आपको लगता है कि ज़्यादा मेमोरी फ्रेम से परफॉर्मेंस बेटर होगा, बट एक्चुअली पेज फॉल्ट बढ़ जाता है। ये एनोमली फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम में ऑब्जर्व होती है क्योंकि वो ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करता है बिना चेक किए कि वो फ्यूचर में यूज होने वाला है या नहीं। एलआरयू और ऑप्टिमल एल्गोरिथम स्मार्टर होता है, वो रिसेंट या फ्यूचर यूजेस के बेसिस पे डिसीजन लेता है, इसलिए वो ब्लडी एनोमली से बचा हुआ रहता है। Moving forward, let's come to our next question. The technique of swapping a process entirely out of memory to a backing store and then bringing it back is called. जब एक प्रोसेस को पूरी तरह मेन मेमोरी से हटाकर बैकिंग स्टोर में भेजा जाता है और बाद में वापस लाया जाता है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? So that is called swapping. स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें एक प्रोसेस को टेम्परली रैम से हटाकर सेकेंडरी स्टोरेज बैकिंग स्टोर में शिफ्ट किया जाता है ताकि दूसरे प्रोसेस को मेमोरी मिल सके। जब उस प्रोसेस की फिर से ज़रूरत होती है तो ओएस उसे वापस मेमोरी में ले आता है। पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी को डिवाइड करते हैं, कम्पैक्ट फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं, बट पूरा प्रोसेस को मूव करना सिर्फ स्वैपिंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज स्वैपिंग। Moving forward to our next question, that is the minimum number of NAND gate required to implement a two input OR gate is। टू इनपुट और गेट को बनाने के लिए मिनिमम कितने नैंड गेट चाहिए होते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 3। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, मतलब आप किसी भी गेट को सिर्फ नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और गेट बनाने के लिए पहले इनपुट को नैंड गेट के थ्रू नॉट करना पड़ता है, मतलब इन्वर्जन करना पड़ता है, फिर उन इन्वर्टेड इनपुट को एक और नैंड गेट में कंबाइन करना पड़ता है। ये प्रोसेस टोटल 3 नैंड गेट लेता है डू नॉट बनाने के लिए और एक फाइनल और लॉजिक के लिए। So the correct answer is 3. Now, let's come to our next question, that is a 4-bit ripple carry adder has a carry propagation delay of Tc per stage and a sum delay of Ts per stage. What is the total time delay to compute the final sum? अगर हर स्टेज का कैरी डिले Tc है और सम डिले Ts है, तो फाइनल सम कंप्यूट करने का टोटल डिले क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज 4Tc प्लस Ts। रिपल कैरी एडर में कैरी सिग्नल एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक प्रोपोगेट करता है और हर स्टेज में कैरी जनरेट होने में टीसी टाइम लगता है। 4-बिट एडर में 4 स्टेज होती है, तो टोटल डिले कैरी 4 TC होगा। फाइनल सब तब भी कंप्यूट होता है जब लास्ट कैरी आ जाता है और उसके बाद टीएस टाइम लगाता है सम जनरेट होने में, इसलिए टोटल डिले विल बी 4 TC प्लस टीएस। ये कॉन्सेप्ट टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन और हाई स्पीड सर्किट डिज़ाइन के लिए क्रिटिकल है, स्पेशली वीएलएसआई एंड पीएसयू एग्जाम्स के लिए। So let's come to our next question, that is in computer architecture the term locality of reference primarily justify the use of। लॉकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट किस मेमोरी टेक्निक को जस्टिफाई करता है? सो द करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी। लॉकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि प्रोग्राम जब मेमोरी एक्सेस करता है तो वह नियर बाय मेमोरी लोकेशन को रिपीटली एक्सेस करता है।
या तो टाइम का क्लोज इंटरवल में टेम्परल लोकेलिटी या एड्रेस के चूज करता है। कैश मेमोरी इसी बिहेवियर का फ़ायदा उठाता है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को फास्ट एक्सेस मेमोरी में स्टोर करता है ताकि सीपीयू को बार बार मेन मेमोरी में न देखना पड़े। सेगमेंटेशन और पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है और वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज को रैम जैसा ट्रीट करता है, बट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का डायरेक्ट एप्लीकेशन सिर्फ कैश मेमोरी ही करती है। सो द करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी। Let's come to our next question, that is in IEEE floating point representation, the hexadecimal number 0xC0000000 correspond to what? मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये IEEE फॉर्मेट में किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? हेक्सा नंबर जो दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज -2.0 बिकॉज आई ट्रिपल ई 754 फॉर्मेट में 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटेसा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो जो साइन बिट होगा वो 1 होने वाला है। दैट्स वाई ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंट एक्चुअल एक्सपोनेंट 1 होगा और जो मेंटासा होगा वो 0 होगा जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो वैल्यू होती है -1 इंटू 2 raised to power 1 इंटू 1 + 0 दैट इज -2.0। Now, let's come to our next question, that is which normal form is based on concept of full functional dependency? कौन सी normal form full functional dependency के concept पर based होती है? Correct answer is 2NF। Normalization एक ऐसा process है जिसमें हम database को logical structure में organize करते हैं ताकि redundancy कम हो और data integrity maintain हो। फर्स्ट एनएफ इंश्योर करता है कि टेबल एटॉमिक हो, मतलब हर सेल में सिंगल वैल्यू हो। सेकेंड एनएफ तब अचीव होती है जब टेबल 1 एनएफ में हो और हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइम की पे। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि एट्रीब्यूट पूरी की पे डिपेंड करे, नॉट किसी पार्ट पे। ये कॉन्सेप्ट कंपोजिट की के साथ इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करना हो। थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ और भी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, बट फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का डायरेक्ट लिंक सेकेंड एनएफ से होता है। तो करेक्ट आंसर इज 2NF। Now, let's come to our next question, that is acid property of transactions are। एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इसमें एटॉमिसिटी का मीनिंग होता है या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, नो हाफ वे चेंजेस। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी, जिसमें बताता है कि ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस वैलिड स्टेट में होना चाहिए, रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए। थर्ड वन इज आइसोलेशन, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे सब अपने अपने बबल में होंगे। थर्ड फोर्थ वन इज ड्यूरेबिलिटी, वंस कमिटेड डेटा परमानेंट हो जाता है इवन सिस्टम क्रैश हो। ये चार प्रॉपर्टी इंश्योर करते हैं कि डेटाबेस रिलायबल, सिक्योर और प्रिडिक्टेबल रहे। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लैंग्वेज L इक्वल्स टू a raised to the power n b raised to the power n where n is greater than or equal to 1 is। अगर कोई लैंग्वेज दी हुई है तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। लैंग्वेज एल में इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलो बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज होने चाहिए और ये बैलेंस मेंटेन करना फाइनाइट ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ये लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है क्योंकि पुश डाउन ऑटोमेटा स्टैक का यूज़ करके ए एस काउंट कर सकता है और 20 के साथ मैच कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटा थ्योरी और कंपाइलर डिज़ाइन के लिए क्रिटिकल है। सो अगर आप इसे और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कंपाइलर डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नाउ
let's come to our next question, that is the problem 3 set and 2 set are. जो 3 सेट प्रॉब्लम और 2 सेट प्रॉब्लम है वो किस कैटेगरी में होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एन पी कंप्लीट एंड इन पी रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो 3 सेट प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम एन पी कंप्लीट है, मतलब सॉल्यूशन वेरीफाई करना इजी है, बट सॉल्व करना कंप्यूटेशनली हार्ड हो सकता है। ये क्लासिक एग्जांपल है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का। और इफ वी टॉक अबाउट टू सेट प्रॉब्लम, ये थोड़ा सिंपलर वर्जन है जिसमें हर क्लॉज में सिर्फ दो लिटरल होते हैं। इसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये पी क्लास में आता है। ये डिस्टिंक्शन थ्योरी कंप्यूटर साइंस के लिए क्रिटिकल है। सो इफ़ आपको इसमें डीप नॉलेज लानी है तो आपको इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू। जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है वो प्राइमरली किस फेज से रिलेटेड होती है? करेक्ट आंसर इज मेंटेनेंस टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन गोल होता है इंश्योर करना कि नए चेंजेस जैसे बग्स फिक्स करना, इन्हेंसमेंट लाना या पैचेस एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक न करें। ये टेस्टिंग तब होती है जब सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिप्लॉयड हो और उसमें अपडेट्स किया जा रहा हो, मतलब मेंटेनेंस फेज में। फंक्शनल टेस्टिंग नए फीचर्स के लिए होती है, डेवलपमेंट टेस्टिंग कोडिंग के टाइम पे होती है, और डेटा फ्लो टेस्टिंग लॉजिकल वैलिडेशन के लिए होती है। लेकिन जब पुराने मॉड्यूल्स को रिटेस्ट करना हो आफ्टर चेंजेस, तब रिग्रेशन टेस्टिंग का मेन रोल होता है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। जो कि कोड है while m is greater than n, if x is less than y and a is greater than b, then a is equals to a plus 1, y is equals to y minus 1, and if m is equals to m plus 1 and while. So, the question is, दिए गए कोड का साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। अब हम ये समझते हैं पहले साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है एग्जैक्टली। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक मैट्रिक्स है जो बताता है कि कोड में कितने इंडिपेंडेंट पाथ है, यानी कितने टेस्ट केस मिनिमम चाहिए फुल कवरेज के लिए। फॉर्मूला होता है इसका m इज इक्वल्स टू ई माइनस एन प्लस टू पी, या फिर सिंपली काउंट नंबर ऑफ डिसीजन पॉइंट प्लस 1। अगर हम इस कोड को ब्रेक करें तो सबसे पहले हम वाइल लूप को लेंगे जो कि डिसीजन 1 होने वाला है। देन वी विल टेक सेकेंड इफ लूप, इफ सेकेंड डिसीजन होने वाला है, एंड देन एड a is greater than b, that is third decision. So if we add 1 in 3, that will be 4. So the correct answer is 4. Now let's come to our next question, that is what is the output of the following program snippet? int main int b is equals to 4, printf percentage d slash n b plus 2 into b plus 2 and return 0। अगर b इज इक्वल्स टू 4 दिया हो तो प्रिंट एफ परसेंट डी बी प्लस टू इंटू बी प्लस टू का आउटपुट क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज 14। सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक ऑपरेशन की प्रेसिडेंस फिक्स होती है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन एडिशन। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो b इज इक्वल्स टू 4 मीन्स 2 इंटू 4 करेंगे, दैट विल बी 8। अगेन b प्लस 8 प्लस 2, दैट इज 4 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14 होगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। Now let's come to our next question, that is a macro definition in C is used for। जब macro definition होती है वो C में किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? So the correct answer is compile time text substitution। macro एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो हैश डिफाइन के थ्रू लिखा जाता है। जब कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है तब मैक्रो के नाम को उसके
डिफाइंड वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। ये प्रोसेस कंपाइल टाइम पे होता है। इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन या रन टाइम एग्जीक्यूशन नहीं होता है। सब रूटीन कॉल्स और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम कॉन्सेप्ट है। मैक्रो उनसे अलग होता है। मैक्रो का कॉन्सेप्ट एम्बेडेड सिस्टम्स और परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिवन द सी फंक्शन int name int count is equals to 0 while num count plus plus num is less than equals to 1, return count. For function 435, the value returned is. So the question here is कि बताया गया है, एक फंक्शन दिया गया है फंक्शन int num नाम से, जो num को रिपीटेडली राइट शिफ्ट कर रहा है जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 9। इट विल डू 9 राइट शिफ्ट्स। क्यों? क्योंकि जो नम है वो 435 है, जिसको बाइनरी में 1101110011 लिखते हैं। हर इटरेशन में नम राइट शिफ्ट करेगा 1, का मतलब है एक बिट राइट शिफ्ट करेगा जब तक नम ज़ीरो नहीं हो जाता है। हमारे पास टोटल शिफ्ट जो है वो नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गिवन कनेक्टेड ग्राफ जी is an Euler graph if and only if all vertex of G are off. एक कनेक्टेड ग्राफ G तभी यूलर ग्राफ होता है जब उसके सारे वर्टेक्स किस टाइप के डिग्री के होते हैं। नाउ करेक्ट आंसर इज इवन डिग्री। जो यूलर ग्राफ होता है वो वो ग्राफ होता है जिसमें एक ऐसा क्लोज ट्रायल यूलेरियस सर्किट एग्जिस्ट करता है जो हर एड्स को एग्जैक्टली वंस ट्रेवर्स करता है। इसलिए कंडीशन होती है हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होना चाहिए। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री ओड हो तो ट्रायल यूज वर्टेक्स से एंटर और एग्जिट नहीं कर पाएगा और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ग्राफ ट्रैवर्सल और नेटवर्क डिजाइन के लिए क्रिटिकल है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट। नाउ हे लर्नर्स, यू मेड इट। अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच गए हैं, मतलब आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, उनको समझ लिया है, उनके एक्सप्लेनेशन जान लिए हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपने कितना स्कोर किया है, और ये कमिटमेंट लीजिए कि आप इस सेशन के साथ बने रहेंगे। आगे जो भी वीडियोस आती है आप उन वीडियोस के साथ बने रहेंगे। याद रखिए, डोंट फॉरगेट एवरी लाइक, share and subscribe help this community grow stronger and reach more inspirant across the country. Drop your doubt or favorite moment in the comment. I read every single one and love hearing your insights. Tomorrow's episode dive deeper, so stay tuned and keep your planner ready. Until then, stay curious, stay consistent, and remember, preparation isn't just about solving questions, it's about building confidence one concept at a time. Jai Hind. Thank you.